हेलो फ्रेंड्स, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं एमपीटेड वर्ग एक या एकलव्य या फिर केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि क्लास 11th की बुक्स है, उसका फर्स्ट चैप्टर है ना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हम कवर करने वाले। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से ही एज इट इज केवीएस एनवीएस और अब एमपीटेट में भी सेम क्वेश्चन उठकर पेपर में आते हैं, तो आज उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जो क्योंकि मैंने उन्हीं को कवर किया है जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है हमारा, है ना। तो पहला चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी एक विषय के रूप में, है ना, यानी ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भूगोल क्या है, जो कि मेन मेन हम कवर करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी? तो पृथ्वी का आकार जो है वो भू-आभ है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, वो जियोड शेप की है, यानी भू-आभ की है, जो कि इक्वेटर से उभरी हुई यानी भूमध्य रेखा से उभरी हुई, तथा पोल जो होते हैं, ध्रुव जो होते हैं, वहां से चपटी हुई, यानी संतरे के जैसी है, यानी ऑरेंज के शेप की। यानी पृथ्वी का आकार भू-आभ है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण क्या होता है? मैप होता है दोस्तों। ये जो जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वही लाया हूं मैं आपके लिए। जो जो भी ज्योग्राफर होते हैं वो किसका यूज करते हैं? अधिकतर मैप का यूज करते हो, जो कि क्या होता है? द्विआयामी होता है, यानी टू डायमेंशनल होता है। टू डायमेंशन का मतलब जिसमें लेंथ हो और ब्रीथ हो, है ना। वह जो मैप जो होता है हमारा वो टू डी होता है। टू डी मतलब टू डायमेंशनल, जिसमें लेंथ और ब्रीथ हो। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग जो है ग्रीक ग्रीक विद्वान है, उन्होंने किया था। ग्रीक विद्वान एरोटोस्थेनिस ने किया था, जो जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है ना। भूगोल, उन्होंने कहा भूगोल क्या है? तो भूगोल प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो भूगोल में हम प्राकृतिक यानी नेचुरल और मानवीय यानी ह्यूमन दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन है उनका स्टडी की जाती है। भौतिक भूगोल मानवीय और प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन होता है दोस्तों। आगे देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, है ना। भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना, है ना। ये ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर होता है, जिसमें जियो का मीन्स है, जो मीन्स पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। यानी शाब्दिक अर्थ में भूगोल का अर्थ देखिए हम शाब्दिक रूप से, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। यह हमारी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का ये शाब्दिक अर्थ होगा कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? ज्योग्राफी भूगोल है। आइए देख लेते हैं आगे भूगोल क्या है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ कंप्लीट हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो एज इट इज दोस्तों, एज इट इज एग्जाम में पूछी जाती है। यूं मान के चलिए कि केवीएस एनवीएस और एमपीटेट में भी आप तो ये एज इट इज पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए है, जर्मन भूगोलवेत्ता जो होते हैं, जर्मन ज्योग्राफर अल्फ्रेड हिटनर की यह परिभाषा, यह डेफिनेशन अधिकतर एग्जामों में कई बार आ चुकी है, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस और एमपीटेट में। देखिए ये क्या बोलते हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता ये बोलते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों का संबंधित तथ्यों में पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन करता है। यानी ये मानते हैं साथियों, है ना, किनकी डेफिनेशन है? जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हिटनर की दोस्तों, है ना। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये मानते हैं कि भूगोल जो है वो भूगोल के धरातल के विभिन्न भागों में जो भिन्नता पाई जाती है, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनके उनमें उनके कारणों पे फोकस करते हैं कि ये जो भिन्नता है, डिफरेंसेस है, ये किस कारण से पाए जाते हैं, है ना। इनकी डेफिनेशन ये बोलती है, ज्योग्राफी क्या है? स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर यानी पृथ्वी की सतह पर जो भी फिनोमेना में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनका क्या कारण है ना। विभिन्न भागों में जो भी डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं उसका कारण, ये कारण की बात करते हैं दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, अगर ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई तो आपने को याद रखना अल्फ्रेड हिटनर की कारण, कारण, है ना।
मैंने इसको इस प्रकार से याद कर रखा है क्योंकि मैं मेरे अपनी खुद की ट्रिक रखता हूँ। अल्फ्रेड हेटनर में हेट आ रहा, आई हेट यू, तो आप आई हेट यू आपने शब्द सुना है, हेटनर में हेट आ रहा है, और यू आई हेट यू किस कारण से, तो कारण पूछोगे क्यों हेट कर रहे हो, कारण कारण बताओ वाई, है ना। तो ये मैंने इस प्रकार से लर्न कर रखी है, आप भी अगर आपको ऐसा लगे तो ऐसे याद कर सकते हो, हेटनर का हेट, आई हेट यू, तो आई हेट यू से क्या कारण है, इस प्रकार से आप इसको भी याद रख सकते हैं, कारण की बात करते हैं। ये वर्ड याद रखना, हेटनर की परिभाषा में डेफिनेशन में कारण जरूर आएगा दोस्तों, है ना। ये क्योंकि हम कुछ समय बाद इन डेफिनेशंस को भूल जाते हैं, लेकिन अपने को याद रखने के लिए ये कुछ अपने ही ट्रिक्स रखना पड़ेगी हमें। दूसरी डेफिनेशन देखिए साथियों, अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा दी गई थी। हार्टसॉन ने क्या कहा था कि भूगोल का जो उद्देश्य है, भूगोल का जो उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। इन्होंने ये बोला था कि भूगोल का जो एम है, उद्देश्य वो क्या है कि धरातल पर जो भी प्रदेश उनमें या में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है उनका वर्णन करना, उनकी एक्सप्लेनेशन करना है ना। यानी ज्योग्राफी इज ए कंसर्न्ड with the description and explanation of the earth of the aerial differentiation of the earth surface, यानी अर्थ सरफेस पर यानी पृथ्वी की सतह पर जो भी एरियल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इंग्लिश वाले इस प्रकार से भी याद रखना कि क्षेत्रीय भिन्नता की बात करते हैं, क्षेत्रीय भिन्नता मतलब एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, है ना। तो और जब भी वर्णन और वाक्य एक्सप्लेनेशन और इनका डिस्क्रिप्शन की बात आए, है ना, डिस्क्रिप्शन की बात आए, तो आप याद रखना कि रिचर्ड हार्टसॉन अमेरिकन ज्योग्राफर की बात कर रहे हैं। तो दोनों डेफिनेशन दोस्तों इन पे आप यूं समझ लीजिए कि 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको इसमें कवर किया साथियों। तीसरा आगे देखिए, भूगोल की प्रवृत्ति के व प्रकृति क्या है ना, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति कैसी होती है। तो भूगोल क्या है दोस्तों, एक संश्लेषणात्मक सब्जेक्ट है, यानी सिंथेटिक सब्जेक्ट है ना, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, क्योंकि इसमें क्षेत्र विशेष की बात की जाती है ना। तथा इतिहास जो है, ये इतिहास से संबंधित भी एक क्वेश्चन बना था। इतिहास जो है, जो हिस्ट्री है, वो कालिक संश्लेषण की बात करता है, मतलब काल मतलब समय की बात करता है कि पूर्व इतिहास में पूर्व बीती हुई बातों का ही अध्ययन किया जाता है। तो कालिक संश्लेषण का प्रयास कौन करता है, हिस्ट्री यानी इतिहास करता है, और क्षेत्रीय संश्लेषण का जो प्रयास करता है वो भूगोल करता है दोस्तों। ये याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। या प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ है। जो भूगोल है उसमें प्रकृति के एलिमेंट्स यानी प्राकृतिक विज्ञान का और सामाजिक ज्ञान यानी सोशल साइंस दोनों का ही जुड़ा हुआ अध्ययन है, मतलब दोनों एक दूसरे से भूगोल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि भूगोल में केवल प्रकृति के तत्वों का ही अध्ययन किया जाता है, नहीं, इसमें सामाजिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है, दोनों का। तो ये भूगोल की प्रकृति, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति जो है इनकी इस भूगोल की, वह समग्रात्मक यानी होलिस्टिक और इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर संबंधित है। मतलब इसमें प्राकृतिक तत्वों और मानवीय तत्वों दोनों का अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं इसको। भूगोल में किसका मेन रखा गया है, देखिए भूगोल में स्थान का यानी स्पेस और स्थानिक भिन्नता का विशेष महत्व होता है, कि क्योंकि किसी स्थान विशेष का ही अध्ययन हम करते हैं, तो इसमें भूगोल में स्थान विशेष का या एरियल डिफरेंशिएशन यानी स्थानिक भिन्नता का भी विशेष महत्व होता है। तो भूगोल की प्रकृति हमने दोस्तों देख लिए कि भूगोल की प्रकृति कैसी है, हमारी इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतर संबंधित का मतलब है कि इसमें मानव भूगोल का भी और मानव भूगोल और जो भौतिक भूगोल है यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों की स्टडी की जाती है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी है। ऐसा नहीं कि प्रकृति का ही अध्ययन केवल भूगोल है, नहीं, भूगोल में प्रकृति के साथ साथ मानवीय तत्व यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का भी स्टडी की जाती है साथियों। तो ये भूगोल की प्रकृति होगी अंतर संबंधित। आइए भूगोल के महत्व में बात करें साथियों, तो दोस्तों इसमें पर्यावरण संरक्षण, इसका तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात की जाती है भूगोल का महत्व में, क्योंकि पर्यावरण को बचाने की बात की जाए, संसाधनों का जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेस है, उनका सही से इस्तेमाल किया जाए, सही से यूज किया जाए। और ये हम पढ़ ही चुके हैं। तीसरा कि क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन किया जाता है इसमें, ये और उसका क्षेत्र की
किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए उसकी योजना बनाना हो तो क्षेत्रीय योजना बनाना पड़ती है हमें, वो हमें भूगोल से ही प्राप्त होती है। आपदा प्रबंधन इन डिसास्टर मैनेजमेंट, ये भी भूगोल के द्वारा ही हमें पता चलती है। अगर भूगोल की स्टडी ना करें हम तो हमें आपदा प्रबंधन का पता नहीं चलेगा कि किस क्षेत्र विशेष की क्या क्या समस्याएं होती है। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की भी इसमें बात की जाती है कि वर्तमान के जो भी हमारे रिसोर्सेस है, संसाधन है, उनका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि वो उसका उपयोग हमारी भावी पीढ़ी भी अच्छे से कर सके तथा वर्तमान पीढ़ी को भी किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो। तो ये है भूगोल के महत्व साथियों। आगे देखिए भूगोल का उद्देश्य। भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य में बात करें तो पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और मानवीय विविधताओं को समझना, इन विविधताओं के कारण परिणाम संबंधों की व्याख्या करना और विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना, ये भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। पृथ्वी, देखिए मुख्य उद्देश्य तो यही है कि पृथ्वी की सतह पर जो भी प्राकृतिक और मानवीय विविधता है, क्योंकि हमने अभी समझा है कि इसमें प्रकृति के तत्वों का साथ ही मानवीय तत्वों दोनों का अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक और मानवीय तत्वों को समझना, साथ ही इन विविधताओं के कारण को भी समझना कि ये इनमें, इन दोनों में विविधता क्यों है, डिफरेंसेस क्यों है ना, क्या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उनका कारण को समझना, उनका परिणाम क्या हो सकते हैं, इनकी व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना भूगोल का उद्देश्य। विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना, यानी दो क्षेत्र विशेष की के बीच में कंपैरिजन करना और उनके उनमें क्या, उनकी दोनों की क्या क्या अलग अलग डिफरेंसेस हैं, क्या क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी स्टडी करना भी भूगोल का उद्देश्य होता है। आइए आगे देखिए भूगोल का क्षेत्र। भूगोल का जो क्षेत्र है दोस्तों विस्तृत है ना। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें शामिल है स्थलमंडल यानी लैंड, जिसे हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर। इन तीनों का अध्ययन भूगोल का क्षेत्र। भूगोल में स्थलमंडल का भी अध्ययन किया जाता है, साथ ही जलमंडल यानी ओशिनोग्राफी जो आप देखते हैं कि एक विशेष में अपना एक सब्जेक्ट है, और एटमॉस्फेयर और बायो जीवमंडल है ना, जीवमंडल, इन सभी का अध्ययन किया जाता है ना। तो मानव और उसका पर्यावरण से संबंध, इसका भी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो ये भूगोल का क्षेत्र होगा कि भूगोल में स्थल मंडल का, जलमंडल का, वायुमंडल का और जीवमंडल का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए मेन क्वेश्चन से आपके लिए उठा के लाए हैं दोस्तों। आप जो जहाँ से क्वेश्चन एज इट इज बनते हैं वो स्लाइड्स आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। देखिए भूगोल की शाखाएं है ना, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है। तो देखिए साथियों प्रत्येक जो विषय है उस विषय का जो अध्ययन है कुछ उपागम के आधार पर किया जाए। तो उपागम मतलब अप्रोच, अप्रोच मतलब विधिया है ना, मेथड्स, कुछ विशेष मेथड से, कुछ विशेष अप्रोच से किया जाता है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागम के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। कितने उपागम हैं इस दृष्टि से देखें तो भूगोल के दो प्रमुख उपागम हैं, दो अप्रोचेस है ना। दो अप्रोच कौन कौन सी है? एक तो होता है साथियों विषय वस्तु उपागम, विषय वस्तु उपागम जिसे हम क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो सिस्टमेटिक अप्रोच। पहला उपागम है, याद रखिएगा भूगोल के कितने उपागम होते हैं? दो उपागम होते हैं। कौन सा? पहला वाला विषय वस्तु जिसे हम क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं। दूसरा होता है प्रादेशिक उपागम यानी रीजनल अप्रोच। ये दो उपागम है जिसके द्वारा भूगोल की शाखाएं वितरित हुई है, बटी हुई है। तो विषय वस्तु उपागम और प्रादेशिक उपागम दो उपागम भूगोल के होते हैं। आइए देख लेते हैं कि विषय वस्तु उपागम और प्रादेशिक उपागम कौन जो है वो किसके द्वारा दिया गया था और किन किन का अध्ययन किया जाता है इसमें। सबसे पहले देख लीजिए विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम यानी सिस्टमेटिक अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच जो है या जर्मन भूगोलवेत्ता जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्हें आधुनिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है, आधुनिक भूगोल के जनक भी माना जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि विषय वस्तु उपागम जो है ना, यानी सिस्टमेटिक अप्रोच जो किसके द्वारा दिया गया था,
तो वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। इसको याद करने के भी 2-3 तरीके हैं। मेरी तरफ से मेरी ट्रिक ये है कि किसी भी विषय जो है, विषय का अध्ययन कैसा किया जाता है, सिस्टमेटिक किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से किया जाता है ना। तो हमने ये याद रख लिया इससे कि विषय वस्तु उपागम को ही क्रमबद्ध उपागम भी कहते हैं ये, है ना। अब किसी विषय का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है तो उसका अध्ययन जो करता है वो कौन करता है? उसका अध्ययन कोई टीचर नहीं करता, हम करते हैं, Humboldt। तो ऐसे मैंने याद कर लिया कि किसी विषय का अध्ययन क्रम से किया जाता है, अतः विषय वस्तु को क्रमबद्ध उपागम भी बोलते हैं, उपागम को। और विषय का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से कौन करता है? हम करेंगे, तो हमसे हो जाएगा Humboldt। तो इससे हम लिंक बना करके याद कर सकते हैं दोस्तों कि विषय वस्तु उपागम को क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। और क्रमबद्ध उपागम के जो प्रवर्ता है, जिनके द्वारा प्रवर्तित किया गया है, वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट याद रख लीजिए बस। हम मतलब विषय का अध्ययन कौन करेगा? हम करेंगे, और क्रम से करेंगे, यानी सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, तो सिस्टमेटिक अप्रोच। चलिए, इससे हमें ये याद होगा इस ट्रिक से कि हम इसको लाइफ टाइम तक यानी लंबे समय तक याद कर सकते हैं कि विषय वस्तु उपागम को क्रमबद्ध उपागम, और क्रमबद्ध उपागम को किसके द्वारा दिया गया? हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। आइए, क्या बताया हम्बोल्ट ने? इन्होंने बताया कि विषय वस्तु उपागम में फिजिकल ज्योग्राफी का स्टडी की जाएगी, ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल का भी अध्ययन किया जाएगा, साथ ही जीव भूगोल यानी बायो ज्योग्राफी की भी स्टडी की जाएगी। तो इन तीनों का अध्ययन किया जाएगा, है ना, विषय वस्तु उपागम में। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल तीनों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो विषय वस्तु उपागम है ना। और इसीलिए शायद आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 11th में हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और क्लास 12th में जब इसको पढ़ोगे तो ये इसकी जगह एक नया सब्जेक्ट जुड़ जाता है आपका एनसीईआरटी में, ह्यूमन ज्योग्राफी दोस्तों। तो फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी का भी स्टडी हम इसमें करते हैं। ये बोलते हैं कि हम बोल्ट के इन तीनों विषयों का अध्ययन करेंगे हम, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। आइए, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, और बायो ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूड किया गया है इनके द्वारा, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। यहीं से जो है वो प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं आपके। अब देखिए, भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है आपका, उसमें आप करेंगे भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, और जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, और जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी, और मृदा भूगोल यानी सोयल ज्योग्राफी। इन चारों का अध्ययन इसमें हम करने वाले हैं। तो भौतिक भूगोल के इसमें से प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत किसका स्टडी की जाती है। तो इनमें से चारों में से 3 दे देंगे, एक नहीं देंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। तो ये याद रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल, इन सोयल ज्योग्राफी, इनका स्टडी की जाती है। आइए दूसरा देख लेते हैं, जिन्होंने बताया था कि मानव भूगोल का भी अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में देखिए दोस्तों, ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो कि क्लास 12th में आप देखते हैं एक बुक के रूप में। तो इसमें किया जाता है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है, मतलब मानव की बात हो रही है, तो मानव से संबंधित तत्वों का ही अध्ययन किया जाएगा। और जो हमने इससे पहले देखा वो था फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में प्रकृति से संबंधित तत्व थे, उसमें ह्यूमन का कुछ भी नहीं था। अब देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो रही है, तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल पहला ह्यूमन ज्योग्राफी में, क्योंकि जो भी सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है उसमें हमारे कल्चर, मानव के द्वारा जो भी संस्कृति बनेगी, जो भी समाज का परिवेश है, उसका स्टडी की जाती है। दूसरा है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल यानी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, है ना, जिसमें जनसंख्या भूगोल में हम सभी पढ़ते हैं सेक्स अनुपात यानी लिंगानुपात या जनसंख्या का अनुपात, रेशियो, ये सभी जनसंख्या, क्षेत्रफल वगैरह सभी इसमें पूछा। अधिवास भूगोल में, सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम ग्रामीण और नगरी यानी अर्बन सेटलमेंट, इन सब की बात करते हैं, है ना। दूसरा देखिए, इसमें किसका अध्ययन किया था मानव भूगोल के अंदर? तीसरे में आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की बात की जाती है। चौथा है ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात की जाती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की,
यानी राजनीतिक भूगोल और जीव भूगोल यानी बायोज्योग्राफी की बात की जाती है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत ये एलिमेंट ये सब्जेक्ट आते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन के ही तत्व आएंगे जो मानव के द्वारा बनाया गया है ना। तो मानव के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति बनी है, जनसंख्या और अधिवास से संबंधित जो भी मानव ने जो घर वगैरह व नगर बनाए उनका अध्ययन, ग्रामीण और शहरी दोनों, और आर्थिक इकोनॉमिकल ज्योग्राफी वो भी इसी के अंतर्गत आएगी, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ठीक है, आइए देखते हैं बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में जू ज्योग्राफी यानी जीव भूगोल और पर्यावरण भूगोल यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और वनस्पति भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी की बात की, जिसमें हम जैव विविधता और इनके बारे में और विभिन्न जो हमारे साइकिल्स है, चक्र है, जल चक्र है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र और नाइट्रोजन चक्र, इन सब का अध्ययन करते हैं, वो जीव भूगोल के अंतर्गत ही सभी देखते हैं। तो ये हो गया हमारा साथियों कौन सा भूगोल हो गया, ये हमने पढ़ लिया विषय वस्तु क्रमबद्ध उपागम, जिसमें हमने भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल आता है, और इनके अंतर्गत किन किन का स्टडी की जाती है वो हमने इसमें साथियों देख ली है ना। आइए दूसरा उपागम देखते हैं, सेकंड अप्रोच, जो कि किसके द्वारा दिया गया था उनको भी समझ लेते हैं। प्रादेशिक उपागम। अब ये प्रादेशिक उपागम पर आधारित शाखाएं कौन कौन सी है, और प्रादेशिक उपागम जो है वह किसके द्वारा किन किन का अध्ययन किया जाता है प्रादेशिक उपागम। तो प्रादेशिक उपागम से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते थे साथियों, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको जो मैंने बताया आपको, वो सारे क्रमबद्ध उपागम, जिसे हम विषय वस्तु उपागम भी बोलते हैं, जो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था, उनका अध्ययन किया जाता है ना। अब देखिए प्रादेशिक भूगोल है, इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, लेकिन प्रादेशिक भूगोल किनके द्वारा दिया गया था, तो ये जर्मन भूगोलवेत्ता है कार्ल रीटर, याद रखिएगा आपको इसका कि कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया था। कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ के थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे है ना, जर्मनी के थे है ना, दोनों ही जर्मनी के हो गए है ना। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जो थे वो भी जर्मनी के थे, और ये कार्ल रीटर जो ज्योग्राफर है ये भी जर्मन के ही है। तो प्रादेशिक उपागम है यानी जो रीजनल अप्रोच है वह कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार प्रादेशिक उपागम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया था है ना। तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, जैसे अगर आपने वो पहला वाला याद कर लिया कि किसी विषय का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उसको कौन याद करते, हम ही करते, हमसे हम्बोल्ट है ना, तो वो याद कर लिया, तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं है ना, कि ये रीटर के द्वारा दिया जाता है, प्रादेशिक उपागम रीटर के द्वारा है ना। आगे देखिए, इसमें प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है कि प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों में क्या क्या क्षेत्रीय अध्ययन होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता था। ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विवेचना और विश्लेषण, इनको रखा गया। प्रादेशिक विभाजन मतलब प्रदेश से संबंधित है प्रादेशिक उपागम। बस इसमें याद करने वाला आपके बीच इतना ही है कि प्रादेशिक उपागम को देने वाले कार्ल रीटर थे, और जो हमारा क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम है उसको हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। ये दोनों चीज़ें आपके बहुत जरूरी है। और जो हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच है उसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं है ना, उनको भौतिक भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी, और मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरा हमने पढ़ा था जीव भूगोल इन बायो ज्योग्राफी, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। ये याद रखने वाली बात थी, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। आइए कुछ एमसीक्यू हम कर लेते साथियों। कौन कौन से एमसीक्यू है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस छोटे से चैप्टर से, जो भी पूछा जाता है वो मैं आपके लिए सब लेकर आया हूँ। आइए देखिए, भूगोल का केंद्रीय विषय क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ज्योग्राफी। सेंट्रल थीम क्या है भूगोल में, क्या समय का अध्ययन है, समय से संबंधित है क्या भूगोल, जो क्षेत्रीय भिन्नता यानी एरियल डिफरेंशिएशन से, या ऐतिहासिक विकास यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, या सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंजेस। बताइए भूगोल का केंद्रीय विषय क्या है, भूगोल में किसको सेंटर में रख के उसका अध्ययन किया जाता है भूगोल में, ज्योग्राफी में, बताइए। तो हमने अभी पढ़ा है कि एरियल डिफरेंशिएशन यानी क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 साथियों। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डेफिनेशन है, अभी हमने करी भी थी,
और जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, मैंने आपको ट्रिपल स्टार दिया था कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ज्योग्राफी इज ए कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस इज रिलेटेड टू विच स्कॉलर, किस विद्वान के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है साथियों। क्या पहला, ए फ्रेडरिक रेटजल, बी अल्फ्रेड हेटनर, सी रिचर्ड हार्टसॉन या डी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बताइए चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो हमने अभी याद किया था साथियों कि धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन की बात कर रहे हैं, एरियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की बात हो, है ना, एक्सप्लेनेशन की बात होगी और डिस्क्रिप्शन की बात होगी, वहां पर आप किसको याद कर लेंगे, किसको याद कर लेंगे अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसॉन को। किसको याद कर लेंगे, रिचर्ड हार्टसॉन का। तो ये किसकी अमेरिकन ज्योग्राफर की बात है, रिचर्ड हार्टसॉन ने डेफिनेशन दी थी कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए थर्ड क्वेश्चन, जो भी ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई। भूगोल जो है धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप, ये कर्नाटक गलती से लिखा गया है ना दोस्तों, इसको माफ करिएगा, कारणात्मक रूप से, है ना, कारणात्मक मतलब कारण, क्या कारण है, कारणात्मक कर लीजिएगा, कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई, है ना, यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई। ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। बताइए किसके द्वारा दी गई ये डेफिनेशन। तो मैंने अभी आपको भी बताया था भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक, ये कारणात्मक मैंने बताया ना क्या, आई हेट यू, आई हेट यू बताया था, है ना, अल्फ्रेड हेटनर, हेटनर हेट से हेटनर और आई हेट यू का मतलब क्या, कारण, कारण क्या कारण है, तो कारणात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है इसमें। तो इस प्रकार से याद करा था हमने। देखिए किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। भूगोल को समन्वयकारी विज्ञान क्यों कहा जाता है ना, कोऑर्डिनेटिंग साइंस क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह केवल मानचित्र बनाता है, यह केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है, यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान को जोड़ता है, यह केवल इतिहास से संबंधित है। तो केवल मानचित्र बनाता है, ये तो गलत होगा। विज्ञान समन्वयकारी का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा समन्वय कर रहे हो, जुड़ रहे हो। यह केवल प्राकृतिक घटना, केवल प्राकृतिक, केवल वर्ड तो निगेटिव होते हैं, यहाँ से काट हट ही देना चाहिए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता हमारा, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो। और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, जो लाइन है, यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान को जोड़ता है, बिल्कुल। इसमें भौतिक भूगोल यानी प्राकृतिक तत्व यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत है, और सामाजिक भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत है। इन दोनों को जोड़ता है, मतलब इनका दोनों की स्टडी की जाती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी। यह केवल इतिहास से संबंधित है, गलत है। कालिक विश्लेषण करता है इतिहास का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप 5th पर आते हैं साथ दोस्तों। देखिए 5th क्वेश्चन सोल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब भूगोल के अंतर्गत किनका स्टडी नहीं की जाती, इनमें से किसकी स्कोप ऑफ ज्योग्राफी उसके अंतर्गत नहीं आता, ज्योग्राफी का स्कोप नहीं है। स्थलमंडल बिल्कुल है, हमने पढ़ा है, स्थलमंडल है, लिथोस्फीयर है, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर भी है, वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाता है, एटमॉस्फेयर का, है ना, लेकिन तारामंडल का उपयोग नहीं किया जाता, साइंस के अंतर्गत आता है ना। तो कॉन्स्टलेशन नहीं आता, तारामंडल नहीं आता साथी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है। बताइए भूगोल में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है। व्हाट इज गिवन मैक्सिमम इंपोर्टेंस इन ज्योग्राफी। क्या समय को दिया जाता है, समय को दिया जाता है, स्थान को, गति को या शक्ति को। बताइए सबसे अधिक महत्व। एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना, क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं, तो क्षेत्र मतलब स्थान, किसी स्थान का अध्ययन करना भूगोल है ना। भूगोल में सबसे अधिक महत्व स्पेस को दिया गया। अगर ज्योग्राफी, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो टाइम का जाता है दोस्तों, टाइम को ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि टाइम का अध्ययन किया जाता है पुराने समय का, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का विषय है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन सा सब्जेक्ट, मानव भूगोल का विषय कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्थलाकृति, क्या रिलीफ आता है, जलवायु, जनसंख्या या मृदा, बताइए। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था साथियों, है ना, उसमें से ये क्वेश्चन बनाया गया, मानव भूगोल का विषय है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या मानव के द्वारा निर्मित है। बाकी स्थलाकृति ये तो भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, जलवायु भी फिजिकल में और सोइल भी फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी सी आंसर हो जाएगा, जनसंख्या, पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है, व्हाट टाइप ऑफ साइंस इज ज्योग्राफी, बताइए। केवल वर्णनात्मक, केवल विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों, या केवल सैद्धांतिक, बताइए। केवल सिद्धांतों की बात नहीं करता, केवल मैंने शब्द बताया था कि इनको तो क्रॉस कर देना चाहिए, ये आंसर हो नहीं सकते। तो आएगा इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है और एनालिटिकल यानी वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक दोनों होता है भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। भूगोल में घटनाओं का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है, समय के आधार पर, ऐतिहासिक क्रम पर, या स्थानिक वितरण पर, कि साहित्यिक विश्लेषण पर, बताइए किस आधार पर किया जाता है। तो हमने एरियल डिफरेंसेस की बात की, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी। भूगोल में घटनाओं का अध्ययन जो किया जाता है किस आधार पर, स्थानिक वितरण के आधार पर किया जाता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, केवल आ गया, हटाओ, केवल मानवीय गतिविधि नहीं, क्षेत्रीय धरातल की क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन, बिल्कुल सही, ऐतिहासिक तत्वों का अध्ययन इतिहास करता है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। 11वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किया। हु फर्स्ट यूज द टर्म ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, हमने हमारे इसमें पढ़ा भी है अभी। हेरोडोट्स ने, गैलीलियो ने, इरेटोस्थेनीज या अरस्तु, बताइए। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेटोस्थेनीज ने किया था, जो कि ना ग्रीक भूगोलवेत्ता थे, है ना, उन्होंने किया था, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बताइए निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण है, भौतिक लक्षण का मतलब है फिजिकल फीचर बताना है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो मानव के द्वारा ना बनाया गया वो फिजिकल फीचर होता है। तो पत्तन यानी पोर्ट, बंदरगाह, ये तो हमारे द्वारा बनाया गया, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। सड़क भी हमारे द्वारा ह्यूमन ज्योग्राफी का है, तो मानव भूगोल का तत्व है। जल उद्यान यानी वाटर पार्क भी हम बनाते हैं, तो फिजिकल फीचर क्या हो जाएगा, मैदान से साथी, ये वो वाला मैदान नहीं प्लेग्राउंड, ये मैदान वो है पर्वत पठार मैदान, है ना। तो प्लेन्स, ये प्लेन जो है प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सब है ना फिजिकल फीचर्स आते हैं, नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, अभी हमने बात करी थी कालिक संश्लेषण, टेम्पोरल सिंथेसिस, विच सब्जेक्ट परफॉर्म टेम्पोरल सिंथेसिस, बताइए। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, बताइए। कालिक विश्लेषण की बात, कालिक का मतलब होता है समय, और समय की बात कौन करता है, इतिहास, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग, है ना। तो ये थे साथियों हमारे सारे फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर है ना, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, है ना, उसके सारे एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एग्जाम में पूछी गई है साथियों, जरूर इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस में बनने वाले हैं, अगर इस वीडियो को भी आपने अच्छे से देख लिया तो इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू दोस्तों।